हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 30 जून 2020 का करंट अफेयर को देखने जाए, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे है वर्चुअल स्ट्राइक, इंडिया बैन टिकटॉक एंड 58 अदर ऐप विद चाइनीज लिंक्स। तो कहा जा रहा है कि इंडिया में जो है 59 टोटल 59 ऐप को बैन किया गया है, जिसमें एक टिकटॉक भी है और 58 दूसरा ऐप है जिसका चाइनीज़ के साथ लिंक था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ दिखाया गया कि इसका कितना डाउनलोड था लगभग। तो यूसी ब्राउज़र का लगभग 130 मिलियन डाउनलोड था, है ना। शेयरिट का लगभग 400 मिलियन डाउनलोड था। टिकटॉक का 120 मिलियन के आसपास डाउनलोड था। ठीक है, कि हेलो ऐप आता था उसका 50 मिलियन के आसपास डाउनलोड था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसका कितना डाउनलोड था। तो इसको भी बैन कर दिया गया है। इसके अलावा और भी 58 ऐप, जैसे यहाँ पे टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, क्लब फैक्ट्री, कैम स्कैनर, ठीक है, यहाँ पे 59 ऐप को टोटली बैन कर दिया गया। ठीक है, तो आप इसका इंडियन जो इसका अल्टरनेटिव है उसका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते बताया गया है कि कहने का मतलब है कि बताया गया है कि ये जो है देश के लिए खतरा थे, यहाँ पे जासूसी का काम कर रहे थे, ऐसा यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि कैपिटल टू स्टार्ट प्लाज्मा बैंक एंड 2 डेज चीफ मिनिस्टर कॉल फॉर डोनर्स। तो कैपिटल मतलब कि न्यू दिल्ली में प्लाज्मा बैंक का स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, न्यू दिल्ली में प्लाज्मा बैंक का स्टार्ट किया जा रहा है और 2 दिन में ऐसा स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है कि प्लाज्मा बैंक 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा बोला गया डोनर्स को। डोनर्स कौन होंगे इसमें? तो डोनर्स कोई भी नहीं हो सकता है जो कोविड-19 से ठीक हो गया है, मतलब जो कोविड-19 से ठीक हो गया है, सिर्फ वही आदमी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि उसके प्लाज्मा को फिर जो बीमार आदमी है उसमें डाला जाएगा, जिससे फिर उसके अंदर जो है पैसिव इम्यूनिटी बनेगा। याद रखिएगा, इस प्रोसेस को पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, जब कहीं दूसरे जगह से दूसरे बॉडी से इम्यूनिटी को ला करके इस यहाँ पे लाया जाता है तो इसको लोग पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे यदि बॉडी के अंदर खुद इम्यूनिटी बन गया, जो पेशेंट ठीक हो गए हैं तो उनके अंदर बॉडी में खुद से इम्यूनिटी डेवलप हुआ है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जब उनके इम्यूनिटी का यूज करते हैं, किसी और का यूज किया मतलब कि ठीक किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तब इसको बोलेंगे लोग पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे जो होगा उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी से प्लाज्मा को डोनेट करके, मतलब कि जो ठीक हो गए वहीं डोनेट कर सकते। तो इसलिए बोला गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि जो ठीक हो गए वो आप ब्लड डोनेट करें या प्लाज्मा अपना डोनेट करें। तो लोगों को इनकरेज किया जा रहा है। हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे थे। प्लाज्मा जो है एक येलोइश लिक्विड होता है। येलोइश मतलब कि हल्का पीला कलर का लिक्विड होता है, येलोइश लिक्विड होता है। ठीक है, और जो ब्लड में पाया जाता है, ब्लड का काफ़ी लिक्विड कंपोनेंट यही है। इसी में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसी में सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे प्लाज्मा में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा का कंपोजिशन यदि देखें तो प्लाज्मा का 90% लगभग पानी होता है। ठीक है, प्लाज्मा का 90% वाटर हिस्सा होता है। 10% में कुछ आयंस डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, आयंस डिजॉल्व होते हैं, प्रोटीन होता है उसमें। जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है उसको एल्बुमिन बोलते हैं, उसको एल्बुमिन बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में जो मतलब कि प्रोटीन पाया जाता है उसको एल्बुमिन बोलते हैं। तो प्लाज्मा में कुछ हिस्सा में प्रोटीन भी होता है। तो ये था प्लाज्मा के बारे में। आइए दूसरे न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे है डील लिंक फॉर फर्स्ट टाइम इंडो भूटान ज्वाइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो पहली बार इंडिया और भूटान मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। इसके पहले जो भी भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनता था, इंडिया खुद अकेले फंड करता था। ठीक है, मतलब कि अकेले सारा काम देखता था। अभी पहली बार ज्वाइंट वेंचर हुआ है, तो आप देख सकते हैं। जैसे कहा गया कंसेशन एग्रीमेंट फॉर फर्स्ट टाइम इंडो भूटान ज्वाइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज साइंड ऑन मंडे। तो मंडे को इसके बारे में साइन किया गया। ठीक है, तो द कंसेशन एग्रीमेंट फॉर द 600 मेगावाट खोलोंगचू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो याद रखिए खोलोंगचू प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो इंडिया और भूटान मिलकर के भूटान में बना रहे हैं। ठीक है, इंडिया और भूटान मिलकर के भूटान में बना रहे हैं। क्या नाम है? खोलोंगचू प्रोजेक्ट। ठीक है, भूटान गवर्नमेंट और खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी लिमिटेड वाज साइंड इन वेरियस प्रेजेंस ऑफ वर्चुअल प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो फिजिकली यहाँ पे कोई 2 मंत्री नहीं मिले थे यहाँ पे। ठीक है, वर्चुअल प्रेजेंस था, मतलब कि दोनों ऑनलाइन मिले थे। भूटान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है तांजी डोरजी, और यहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर साहब। नेक्स्ट है द साइनिंग ऑफ कंसेशन एग्रीमेंट विल लीड टू कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अदर वर्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम ज्वाइंट वेंचर, है ना। तो पहली बार इंडिया और भूटान के जो ज्वाइंट वेंचर बना है। द प्रोजेक्ट जो एक्सपेक्टेड टू कम्प्लीटेड इन द सेकेंड हाफ 2025। तो 2025 तक इसको कंप्लीट होने का चांस है। द 600 मेगावाट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड द लोअर कोर्स। कौन से नदी पे लोकेटेड है? तो कोलोंगचू रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, कोलोंगचू रिवर पे लोकेटेड है। और ये नदी जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ईस्टर्न भूटान त्रासी यांगत्सी नदी। ठीक है, त्रासी यांगत्सी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ठीक है, भूटान का त्रासी यांगत्सी डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो इतना डीपली कहीं नहीं पूछा जाएगा, बस नदी का नाम याद रखिएगा, प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा। ठीक है,
यहाँ पे जयशंकर साहब के द्वारा कहा गया है कि दोनों पार्टनर इंडिया की तरफ से कौन है, तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, तो इंडिया की तरफ से कंपनी है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सरकारी कंपनी है, वो देख रेख करेगा, मतलब वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। उधर से एक कंपनी है ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ड्रग की ग्रीन पावर प्लस सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड दोनों मिल करके इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे करेंगे। तो ये था इस न्यूज़ से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल अर्जेज UNHRC सेशन ऑन द राइट एब्यूज बाई चाइना। तो पहला लाइन को समझते हैं, तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल। तो एग्जाइल में गवर्नमेंट बोलते हैं जब गवर्नमेंट किसी और कंट्री से चलाया जा रहा है, जब गवर्नमेंट को किसी और कंट्री से चलाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल। तो तिब्बत का जो गवर्नमेंट है इंडिया से चलाया जाता है, ठीक है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी भी दलाई लामा है। तिब्बत एज ए कंट्री देखा जाए तो उसके हेड के रूप में दलाई लामा वर्क करते हैं, ठीक है। तो दलाई लामा इंडिया में रहते हैं और इसका जो राजधानी एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब दलाई लामा के अकॉर्डिंग या तिब्बत के बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग तिब्बत का राजधानी आज भी हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला एक जगह है, ठीक है। धर्मशाला में धर्मशाला तो बड़ा शहर हो गया ना, इसका छोटा सा शहर है मैक्लोडगंज, ठीक है। तो तिब्बत का राजधानी आज भी इन लोग के द्वारा जो बोला जाता है, तो गवर्नमेंट तिब्बत का गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है मैक्लोडगंज में है, ठीक है। मैक्लोडगंज ऐसे लिखा जाता है, MC फिलॉडगंज ऐसे। तो मैक्लोडगंज में है यहाँ का तिब्बत का गवर्नमेंट इन एग्जाइल और इसके हेड जो है दलाई लामा है। तो उनके द्वारा UNHRC को चिट्ठी लिखा गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को चिट्ठी लिखा गया है कि चाइना में जो तिब्बत वाला पोर्शन था वहाँ पे जो ह्यूमन राइट एब्यूज हो रहा है उस पर देखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग UNHRC के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। तो UNHRC का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में है। इसमें 47 मेंबर टोटल है, ज़्यादा नहीं, बस 47 मेंबर हैं, ठीक है। UN का बॉडी है, नाम से पता चला UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। 47 मेंबर इसमें है और इसका स्थापना हुआ था 15 मार्च 2006 को। 15 मार्च 2006 को इसका स्थापना हुआ था, यानी कि ज़्यादा पुराना बॉडी नहीं है। 15 मार्च 2006 को स्थापना हुआ था, 14 साल पुराना बॉडी है, ठीक है। तो ये था UNHRC के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान रीओपन्स करतारपुर कॉरिडोर, विजिट फॉर इंडिया रिमेन्स ऑन होल्ड। तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट मना करने के कारण इधर से कोई भी पिलग्रिमेज इधर से गए नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया है। तो हम लोग करतारपुर कॉरिडोर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2019 को 9 नवंबर 2019 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और ये क्या है, तो एक वीज़ा फ्री कॉरिडोर है जिसमें आदमी जो है इंडिया से पाकिस्तान की तरफ विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ दूसरे जगह नहीं, बस करतारपुर तक जा सकते हैं, जहाँ गुरुद्वारा वहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरे हिस्से में नहीं जा सकते, बस वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो वीज़ा फ्री कॉरिडोर है। उसके लिए इंडिया की तरफ से मतलब कि सत्यापित करना पड़ता है कि हाँ ये हमारा सिटीजन है, तो उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर कोई OIC कार्ड जो होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी जा सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए फ़ी चार्ज किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, आई थिंक $20 के आसपास किया जाता है, जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ पे किया जाता है। आदमी को यहाँ पे मतलब जो पिलग्रिमेज जा रहे हैं उनको नहीं पे करना पड़ता है, ठीक है। और कौन से 2 शहर को जोड़ता है, तो पाकिस्तान में है डेरा बाबा नानक, ठीक है। पाकिस्तान में है दरबार साहिब, ठीक है। पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब, उसको ऐड करता है इंडिया में जो डेरा बाबा नानक है वहाँ से। तो यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि डेरा बाबा नानक इन इंडियन पंजाब या गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो डेरा बाबा नानक इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन पंजाब और गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान, ठीक है। ये वहाँ पे जो जगह का नाम था तलवंडी या ननकाना साहिब नाम था, ठीक है। उस जगह का नाम तलवंडी है या फिर उस लोकल एरिया में ननकाना साहिब बोला जाता है, वहीं पे गुरुद्वारा दरबार साहिब है, ठीक है। तो ये था करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बैन ऑन टिकटॉक ETC वाई हाउ व्हाट नाउ, ठीक है। मतलब कि टिकटॉक पे तो बैन लग गया है और भी कई ऐप पे लग गया है, क्यों, कैसे और अब क्या है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं, इंडिया ऑन मंडे बैंड 59 एप्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना इंक्लूडिंग वेरी पॉपुलर वंस लाइक द शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक, UC ब्राउजर, फाइल शेयरिंग ऐप शेयरिट, कैम स्कैनर which allow iOS and Android services to use an image document scanner, है ना। तो व्हाट इज द लीगल बेसिस ऑफ इंडिया एक्शन। तो इंडिया जो एक्शन लिया है तो कौन से एक्ट के आधार पर लिया है, ये याद रखिएगा। एग्जाम पर्पज से हमको बस इतना याद नहीं रखना है कि कौन कौन से ऐप को बैन किया गया है या फिर क्या किया गया है, क्यों किया गया है। यदि मेंस में आया उसके बारे में लिखने के तो पहले हम लोग को उसका लीगल बेसिस बताना पड़ेगा। तो द बैन हैज़ बीन इन्फोर्स अंडर सेक्शन 69A ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का उसी का सेक्शन 69A के तहत इसको बैन किया गया, याद रखिएगा। इसके अंदर क्या कहता है, पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि गवर्नमेंट को एक पावर है कि एक डायरेक्शन इशू कर सकता है, एक निर्देश इशू कर सकता है फॉर ब्लॉकिंग पब्लिक एक्सेस, लोगों का पहुंच को ब्लॉक करना कहाँ पे, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन तो कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं।
where the central government or any of its officer specially authorized by it is satisfied that it is necessary for expedient to so do the interest of sovereignty integrity of India। तो यदि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑफिसर जो इस काम के लिए ऑथराइज है, यदि उसको ऐसा लगता है कि ऐप या फिर ये वेबसाइट या फिर जो है जो कुछ भी कंप्यूटर रिसोर्स में है इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, इंडिया के डिफेंस के लिए खतरा है, इंडिया के सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इंडिया के फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट है ना, मतलब दूसरे कंट्री के साथ इंडिया का फॉरेन रिलेशन मेंटेन करने के लिए खतरा है या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है, ठीक है, तो वहाँ पे बैन किया जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट कर सकता है एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और इंटरमीडिएट टू ब्लॉक और एक्सेस ऑफ पब्लिक फॉर काउज टू ब्लॉक फॉर एक्सेस ऑफ पब्लिक एंड इन्फॉर्मेशन जनरेटेड ट्रांसमिटेड रिसीव्ड स्टोर्ड और होस्टेड इन कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। आगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज सेड इट हैज रिसीव्ड मैनी कंप्लेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग सेवरल रिपोर्ट फ्रॉम मिसयूज ऑफ मोबाइल ऐप्स, है ना। तो मीटी का कहना है, मीटी यानी कि MEITY शॉर्टकट में लिखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसका कहना है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऐसा शिकायत आ रहा था इसको बैन करने के लेकर, फॉर स्टीलिंग एंड सुपरस्टिली ट्रांसमिटिंग यूजर डाटा, यूजर का डाटा चुराने को लेकर, ठीक है, काफ़ी दिन से। सिंस दिस अल्टीमेटली impinges upon the sovereignty and integrity of India, it is a matter of very deep and immediate concern। तो कहा जा रहा है कि इससे इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरा है, इसलिए इसे मतलब कि इमरजेंसी में हम लोग को मेजर लेना पड़ा। हाउ विल बी द बैन बी इन्फोर्स, तो बैन को इन्फोर्स कैसे किया जाएगा। द नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय इंस्ट्रक्शन टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू ब्लॉक दी एप्स। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, मतलब कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, जो कंपनी जैसे जियो हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, उनसे आशा किया जा रहा है द नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड, है ना, कि ब्लॉक करेंगे उसको। Users are likely to soon message saying access to the app have been restricted on the request of government. However, while this will impact app like TikTok, you see news that need a live feed to serve any purpose, users might still be able to continue using apps that do not need an active internet connection to it। तो कह रहा है कि यूजर वैसे ऐप को यूज कर सकते हैं, अभी वैसे ऐप को यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब तक जो है मतलब ऐसे ऐप को यूज किया जा सकता है भी जिसमें नेट नहीं लगता हो। जैसे DU रिकॉर्डर एक ऐप है ना, DU रिकॉर्डर जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, देखा तो वीडियो बनाया भी जाता है, ठीक है, हम भी पहले बनाते थे। तो उस ऐप में क्या होता, वो ऐप अभी चल रहा है क्योंकि उसको बनाने के लिए नेट की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो जो इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है वो ऐप अभी चलेगा, लेकिन जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत है, जैसे जिसमें टिकटॉक है, UC ब्राउज़र है, UC न्यूज़ है, इसको नेट की चलने की ज़रूरत है, नेट से चलता है, तो ऐप अभी नहीं चलेगा, ठीक है। और आगे यदि देखा जाए जो ऑफलाइन चल रहा है अभी, मतलब जो ऑफलाइन चलता था जिसको नेट की जरूरत नहीं, जो शेयर इट था उसको नेट की कोई ज़रूरत नहीं थी, जेंडर था उसको नेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो ऑफलाइन चल रहा है वो कुछ दिन के बाद तो अपडेट किया जाएगा ना कंपनी के द्वारा, जब तक अपडेट नहीं आएगा उसका तब तक वो चलेगा। अपडेट आएगा तो अपडेट करने के लिए बोलेगा, अब अपडेट करने के लिए गूगल प्ले पे जाएंगे तो वहाँ से डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। तो एक ऐप मैक्सिमम जितना दिन तक चल सकता है वो चलेगा, बाद में वो अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो यही वर्जन चलते रहेगा, जब ये वर्जन का लाइसेंस खत्म हो जाएगा गूगल पे तब ये नहीं चलेगा। जैसे व्हाट्सएप भी कुछ दिन के बाद अपडेट मांगने लगता है, तो आप सोचते हैं कि लेटर जैसे अपडेट करने के लिए जब आता है तो लिखता है कि अभी अपडेट करें या बाद में अपडेट करें, तो आप बाद में क्लिक करके उस ऐप को चलाने लगते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि व्हाट्सएप बोलता है कि नहीं, अब आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से होगा कि शेयर इट वाला बोलेगा कि आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, और आप अपडेट नहीं कीजिएगा तो फिर आपको मतलब कि अपडेट होगा ही नहीं, तो आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है। वही यहाँ बताया, बट फ्यूचर डाउनलोड ऑफ दिस ऐप लाइक कैमस कैन लाइकली टू बी ब्लॉक्ड इन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर। तो फ्यूचर में जो मतलब कि इस तरह का डाउनलोड ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन जिसमें अभी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं अभी चलेगा, जब नेक्स्ट उसका जब भी अपडेट आएगा तब उसके बाद से नहीं चलने लगा। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द बैन, बैन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो सम ऐप ऑन द बैन लिस्ट आर वेरी पॉपुलर इंडिया, कुछ बैन जो किया गया है ऐप वो काफ़ी पॉपुलर है। टिकटॉक भी है, जो ओवर 100 मिलियन एक्टिव यूजर इन द कंट्री। तो टिकटॉक में लगभग 10 करोड़, ठीक है, 10 मिलियन 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लोग यहाँ पे उस पर यूज करते हैं, मेनली इन द हार्टलैंड। तो खास करके गांव के लोग भी आजकल इस पर काफ़ी ज़्यादा आ गए। न्यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक हेलो एंड लाइकी एज वेल एज वीडियो चैट ऐप बीगो लाइव आर इमेंसली पॉपुलर अमंग इंग्लिश इंडियन हु आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, ठीक है। दिस यूजर्स विल हैव टू लुक फॉर सब्सटीट्यूट। तो इस ऐसे ऐप के यूजर को जो है अब सब्सटीट्यूट मतलब दूसरे ऐप के बारे में सोचना पड़ेगा। ऑल्सो मोस्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म हैव इंडियन क्रिएटर फॉर मैनी ऑफ होम इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम। तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंडियन क्रिकेटर हैं, जैसे टिकटॉक पे बहुत सारे ऐसे इंडियन क्रिकेटर थे जो सिर्फ टिकटॉक का स्टार थे ना, टिकटॉक ये थे बस, उनको कोई और काम नहीं था, इसी पे नौटंकी करते थे, इसी से उनको पैसा मिलता था, घर द्वार चलता था। मैनी ऑफ दिस ऐप हैव ऑफिसेज एंड एम्प्लॉयज इन इंडिया एंड अ फ्यू थाउजेंड जॉब कुड बी एस्टेक। तो कह रहे हैं कि इसका ऑफिस भी इंडिया में है, जैसे टिकटॉक का कई जगह ऑफिस है इंडिया में, तो वहाँ पे इंडियन लोग काम करते थे, तो बैन हो जाने के कारण ऑफिस बंद हो जाएगा, तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हो सकता है कि उनका रोजगार कहीं और मिल जाए, लेकिन जो टिकटॉकी हैं जिनको बस नाचने के अलावा कुछ नहीं आता, वो क्या करेंगे, हमको तो उन पर दया आ रहा है।
कुछ लोग ऐसे टिकटॉक पे थे जो बोलते थे कि हम अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रिटी हैं, है ना। नेक्स्ट है व्हाट विल द बैन बी परमानेंट। तो टिकटॉक वाज बैन्ड इन इंडिया ऑन द ऑर्डर ऑफ मद्रास हाई कोर्ट फॉर फ्यू डेज। तो पहले भी कुछ दिन के लिए मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर पे इंडिया में टिकटॉक बैन किया गया था पिछले साल, याद हो आपको तो। लेकिन कोर्ट के द्वारा फिर बैन को हटा दिया गया था। बोला गया था कि इस पे जो मतलब कि वल्गर कंटेंट है, जो सेक्सुअल कंटेंट है, उसको हटा देना है ना, जो मतलब कि गलत कंटेंट है उसको हटाना है, इसको साफ़ सुथरा बनाना है। तो उस आधार पर उसको यहाँ पे चालू करवा दिया गया था, है ना। तो हालांकि इस बार एक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और एक सीधे गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, तो इसलिए हो सकता है कि ये दोबारा अब चालू ना हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे व्हाट इज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बिलीव टू बी बिहाइंड कराची अटैक। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है क्या, जिसको कराची अटैक के पीछे माना जा रहा है, तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो कहा जा रहा पोस्टेड ऑन ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया फोटोग्राफ स्टैम्प्ड विद द BLA शोइंग 4 आर्म्ड मैन इन कैमोफ्लेज विद कैप्शन अटैकिंग देम इन द सेल्फ सेक्रीफाइसिंग अटैक ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो कल जो है पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है कराची में, वहाँ पे अटैक हुआ, ठीक है। इसके बाद लोग जो है क्लेम करने लगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसी के द्वारा अटैक किया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, व्हाट इज BLA। तो BLA जो बलूचिस सेशनिस्ट मिलिटेंट ग्रुप हेडेड बाई मारी, है ना, हायरबेयार मारी, हुई इज बेस्ड इन UK। तो यूनाइटेड किंगडम में एक आदमी रहते हैं, है ना, यही इसके हेड है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के। पाकिस्तान एज लॉन्ग एक्यूट इंडिया ऑफ बैकिंग बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट। तो पाकिस्तान का एक एक्यूजेशन रहता है, पाकिस्तान का एक बोल सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम करता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, और कभी कभी अफगानिस्तान को ही बोलता है। तो बलूचिस्तान है क्या, तो जैसे पाकिस्तान का जो मैप है ना, जो गुजरात के आसपास का इलाका है, गुजरात राजस्थान से सटा वाला इलाका है, उस एरिया को बलूचिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में 4 स्टेट है, एक है पंजाब, एक है खैबर पख्तूनख्वा, एक है सिंध, एक बलूचिस्तान, ठीक है। इसके अलावा उत्तर में POK और गिलगिट बल्तिस्तान है। तो उसको पाकिस्तान अपने स्टेट के रूप में नहीं देखता है, बोलता है कोई एक अलग कंट्री है ना। हालांकि सब कुछ स्टेट की तरह करता है, बस नाम के लिए बोलता है एक अलग कंट्री है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। आज़ाद क्यों कराना चाहते हैं, तो ये बात 1947 से ही चलते आ रहा है। उसमें बलूचिस्तान था जो बोलता था कि हमको जो है पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा वहाँ पे रेफरेंडम कराया गया, और रेफरेंडम में ज़्यादा लोग जो बोल दिए कि हमको पाकिस्तान के पास जाना है, इस कारण से बलूचिस्तान को पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिखाया गया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कराची में अटैक के लिए माना गया है। नेक्स्ट है द 2 कराची अटैक, इट इज इफ इंडीड इट इज अटैक बाय BLA। तो इफ इंडीड दिस इज एन अटैक बाय BLA एंड एज द क्लेम अपीयर टू सजेस्ट देयर इज अ सेकंड इन कराची, ठीक है। तो कह रहे कि यदि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा कराया गया, तो कराची में दूसरा बार उसके द्वारा अटैक होगा, क्योंकि पहले भी एक बार BLA के द्वारा ऐसा किया जा चुका है। ये पाकिस्तान का बिजनेस कैपिटल और सबसे बड़ा सिटी है, और यहाँ तक कि पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट भी पाकिस्तान का। तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है, वो पोर्ट है, बिजनेस कैपिटल है, जैसे इंडिया का मुंबई है उस तरीके का। और जो सिंध प्रोविंस है उसका एक कैपिटल है, हालांकि बलूचिस्तान वाले इलाके में आता है, लेकिन बलूचिस्तान को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा कुछ इस तरीके से स्टेट को बांटा गया है कि ये सिंध में चला गया, ठीक है। द प्रीवियस टेररिस्ट अटैक इन कराची वाज नवंबर 18। तो 2 नवंबर 2018 में कराची में अटैक हुआ था। व्हेन द BLA क्लेम्ड अ स्ट्राइक ऑन द चाइनीज कंसुलेट इन द सिटी किलिंग 4 पीपल। तो चाइना का वहाँ पे कॉन्सुलेट है। कॉन्सुलेट क्या होता है, तो एम्बेसडर का छोटा मोटा ऑफिस होता है उस तरीके का, ठीक है। तो चाइनीज कॉन्सुलेट पे जो है अटैक किया गया था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। 2 वीज़ा एप्लीकेंट्स एंड 2 पुलिसमैन, जिसमें 2 वीज़ा एप्लीकेंट था, वीज़ा के लिए अप्लाई करने आया था वहाँ, और 2 पुलिसमैन मारे गए थे। फिर अटैकर्स को भी मार दिया गया था सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कराची में अटैक हुआ। तो BLA क्या है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान के हम बताएं अभी, मतलब नेक्स्ट है पाकिस्तान एंड चाइनीज़ टारगेट। तो वहाँ पे जो भी होते हैं पाकिस्तान और खास करके चाइनीज़ टारगेट होते हैं। चाइनीज़ टारगेट क्यों होते हैं, क्योंकि जो CPEC बनाया जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कराची उसके थ्रू होकर के जा रहा है। एक्चुअली बलूचिस्तान के लोग को और ज़्यादा गुस्सा क्यों है कि बलूचिस्तान में बहुत सारा मिनरल पाया जाता है, बलूचिस्तान में बहुत सारा मिनरल पाया जाता है, और यहाँ से मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन एरिया काफ़ी नहीं डेवलप किया गया है। मतलब यहाँ से मिनरल निकाल करके दूसरे जगह ले जाया जाता है, और कराची को, मतलब कि जो बलूचिस्तान का इलाका है वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। पाकिस्तान में पंजाब का बहुत ज़्यादा दबदबा है। पंजाब जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी पंजाब का इलाका है, वहाँ के लोगों का पूरे पाकिस्तान में दबदबा है।
राजनीति में सबसे ज़्यादा पंजाब के नेता हैं, ऑफिसर सबसे ज़्यादा पंजाब के हैं, जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, अमीर आदमी हैं पंजाब में, सब पंजाब के हैं। पाकिस्तान में सब पंजाब के हैं। बाकी सारे प्रोविंस का उतना ज़्यादा वहाँ पे कोई उतना योगदान नहीं है ना। तो इसलिए ये लोग जो है अपने आप को मतलब कि सोचते हैं कि हमको पाकिस्तान जो है काट करके रखा है हर तरीके से, हम लोग का डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, तो हम लोग को अलग देश ही दे देना चाहिए। कुछ लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कहते हैं कि हम लोग 1947 में भी रेडी नहीं थे पाकिस्तान के साथ आने को, इसलिए बलूचिस्तान की आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो ईरान इशू वारंट फॉर ट्रम्प गोज टू इंटरपोल। तो ईरान जो है ट्रम्प के खिलाफ वारंट इशू किया है। वारंट इशू क्यों किया गया है, और इंटरपोल भी गया, तुम लोग इंटरपोल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वारंट इशू क्यों किया पहले ये देख लेते हैं। तो इस पर ट्रम्प और बाकी 12-13 लोग के आसपास मतलब उनके ऊपर भी वारंट इशू किया गया, और कहा गया कि ट्रम्प के द्वारा एक जनरल सुलेमानी थे ईरान के एक जनरल थे, मतलब कि सेनाध्यक्ष से बोल सकते हैं, ठीक है, जिनको बगदाद में मारा गया था। बगदाद इराक का कैपिटल है, तो ठीक है, इराक में मारा गया था, और जनरल सुलेमानी को मारा गया था इराक में, और अमेरिका के द्वारा उसका जिम्मा लिया गया कि हम मारे हैं। तो उसी के मारने के जुर्म में ईरान के द्वारा ट्रम्प के खिलाफ वारंट इशू किया गया है, और इंटरपोल को बोला है कि हमको मदद कीजिए ट्रम्प को अरेस्ट करने में। ठीक है, ट्रम्प को अरेस्ट करने में हमको मदद कीजिए। ईरान के द्वारा इंटरपोल को ऐसा कहा गया। तो कहा गया है कि रेड नोटिस इशू कीजिए। ईरान के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है इंटरपोल को कि आप रेड नोटिस इशू कीजिए। तो हम लोग पढ़ लेते हैं ईरान मतलब कि इंटरपोल कितने तरह का नोटिस इशू करता है। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। ईरान के द्वारा एक रेड्स होता है, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, इंटरनेशनल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, है ना। तो 8 तरह का नोटिस इशू किया जाता है इंटरपोल के द्वारा। तो सबसे पहले है रेड नोटिस। रेड नोटिस में वांटेड पर्सन को इशू किया जाता है। तो जो पर्सन मतलब कि जुर्म करके भागा हुआ है, जो इंटरपोल को एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए रेड नोटिस इशू किया जाता है। येलो नोटिस इशू किया जाता है मिसिंग पर्सन के लिए, यानी कोई इंटरनेशनल लेवल का लीडर है या फिर कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट आदमी है, तो किसी एक कंट्री के रिक्वेस्ट पे इंटरपोल को जो है येलो नोटिस इशू करना पड़ता है। नेक्स्ट है ब्लू नोटिस। ये क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, यदि उसके बारे में किसी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लू नोटिस इशू किया जाता है। अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, मान लीजिए कहीं बॉडी मिला है और उसको पहचान नहीं हो पा रहा है, तो इंटरपोल के द्वारा एक ब्लैक नोटिस इशू किया जाता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए। ठीक है, 5वां है ग्रीन नोटिस। तो ग्रीन नोटिस जो वार्निंग और इंटेलिजेंस के लिए इशू किया जाता है, वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए ग्रीन नोटिस इशू किया जाता है। ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट, तो जैसे किसी कंट्री पे सबसे ज़्यादा खतरा है या फिर किसी आदमी पे तुरंत का खतरा है, ठीक है, तो उसके लिए ऑरेंज नोटिस इशू किया जाता है। पर्पल नोटिस जो है मोडस ऑपरेंडी, यानी कि काम करने के तरीके के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, मतलब किस तरीके से हम आपके कंट्री में आएंगे तो किसी आदमी को कैसे पकड़ेंगे, इसके लिए पर्पल नोटिस इशू किया जाता है। ठीक है, और लास्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएनएससी जो है, ठीक है, यूएनएससी के कहने पे इंटरपोल के द्वारा एक नोटिस इशू किया जाता है। तो इसीलिए इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ठीक है, तो यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके कहने पे जो नोटिस इशू किया जाता है, तो वो है 8वां तरह का नोटिस। तो कुल मिला के 8 तरह का नोटिस है इंटरपोल के द्वारा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। अच्छा, इंटरपोल के बारे में नहीं बताया तो हम जान लेते हैं। इंटरपोल का फुल फॉर्म है, ऐसे तो शॉर्टकट में इसको इंटरनेशनल पुलिस समझ सकते हैं, ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में, लियोन एक शहर है, LYON, लियोन फ्रांस का शहर है। 1923 में इसको बनाया गया था, 1923 में इसको बनाया गया था। ठीक है, ये काम कैसे करता है, तो हर कंट्री अपने यहाँ के एक पुलिस फोर्स को इंटरपोल में डेजिग्नेट करती है, या फिर किसी एक संगठन को इंटरपोल को डेजिग्नेट करती है। कहने का मतलब कि जैसे इंटरपोल मान लीजिए कि कोई आदमी है जो इंडिया में क्राइम करके छिप गया है, दूसरे कंट्री में क्राइम किया, मान लीजिए कि यूएसए में क्राइम किया, भाग के इंडिया चला आया, ठीक है, यूएसए गया इंटरपोल को कि हमको जो है उस आदमी को पकड़ने में मदद कीजिए। ठीक है, क्योंकि यूएसए और इंडिया में आपस में मान लीजिए कि बन नहीं रहा है, इमेजिन कीजिए कि बन नहीं रहा है ऐसे, हालांकि आज अभी रिश्ता काफ़ी अच्छा है यूएसए और इंडिया का। तो यूएसए गया इंटरपोल को, ठीक है, पहले तो इंडिया को अप्रोच करेगा, मान लीजिए कि इंडिया में बन नहीं रहा, इंडिया बोला कि हम नहीं उसको सौंपेंगे तुमको, तो अब कहाँ जाएगा यूएसए, इंटरपोल को जाएगा कि इंडिया में एक हमारे यहाँ क्राइम करके आदमी भाग गया, आप उसको पकड़ने में मदद कीजिए। यूएसए इंटरपोल आएगा इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया भी इंटरपोल का मेंबर है। तो इंडिया में किससे बात करेगा, कौन से संगठन से बात करेगा, इंडिया के किस डिपार्टमेंट से बात करेगा, तो इसके लिए इंडिया जो है हर कंट्री को डिजिग्नेट करना था, तो इंडिया की तरफ से CBI है, ठीक है, तो आकर के इंडिया में CBI से संपर्क करेगा। ठीक है, तो हर कंट्री ऐसा ही एक संगठन को इंटरपोल को डिजिग्नेट किया है कि आपको इससे बात करना है।
तो इंटरपोल आकर डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट से बात नहीं करेगा कि हम इस आदमी को पकड़ेंगे, वो आके सीबीआई से रिक्वेस्ट करेगा कि हमारे पास ऐसा रिक्वेस्ट आया है। अब वो सीबीआई फिर आगे आकर के इंडियन गवर्नमेंट से बात करेगा, फिर जो भी यहाँ पे डिसीजन लेगा मतलब कि सीबीआई के थ्रू होगा, ठीक है। इंटरपोल टू इंडियन गवर्नमेंट भाया सीबीआई, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया की तरफ से इंटरपोल में कौन रिप्रेजेंट करता है, तो सीबीआई, ठीक है। ये था इंटरपोल के बारे में, उसके नोटिस के बारे में। इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।